का समर्पण एजुकेशन अब जैतान में मैं निखिल सगरा आज वापस अपनी क्लास को जो है रेगुलर रखते हुए यहाँ पर आ चुके हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको कल का जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। प्रजामंडल आंदोलन जो हमारे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन उसके बारे में जो है पूरी कल जो एक संक्षिप्त रूप से हमने क्लास ली थी उसकी आज विस्तृत रूप से जो है पूरी जानकारी के साथ वीडियो लेकर यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आपका जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो चल रही है वो बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। सफलता आपको जरूर मिले, आपकी मेहनत का जो फल है आपको मिले। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल संक्षिप्त जानकारी दे दी थी कि प्रजामंडल आंदोलन की जो है शुरुआत क्यों हुई थी, कौन कौन से आंदोलन हुए थे, उसमें उनके प्रमुख नेता कौन थे, तो आज उन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से जो चर्चा करेंगे। प्रजा संगठन दो शब्द बताए थे आपको, प्रजासत्तात्मक शासन के बारे में बताया था जिसे हम लोकतांत्रिक, आज वर्तमान में जो लोकतांत्रिक शासन है उस समय उसको प्रजासत्तात्मक शासन जो है उसे कहते थे। उस समय ब्रिटिश भारत के समय जो है जहां सब जगह जन चेतना शुरू हो गई थी, लोग जागृत होना शुरू हो गए थे, वहीं पर राजस्थान में जो है अभी भी उसी समय जो है वहां पर जो है सामंती जो था, सामंत शासन जो था वो चलता था, यानी कि सामंतों का जो शासन था वो चलता था। उसको समाप्त करने के लिए राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन हुए। उन आंदोलनों की आवश्यकता क्यों थी वो सारी जानकारी आज हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मुश्किलों से डरना नहीं है। मुश्किलें जो है ये जो आने वाली बीच बीच में जो कोई कुछ कह रहा है, क्या करना है, कैसे करोगे, टाइम ले रहे हो, वो ले रहे हो, उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप अपना जो ये आप जो तैयारी कर रहे हो उस पर आपको कंठस्थ बन के रहना है, उसको जो है रेगुलर आपको करते रहना है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके ऊपर बाहर का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसको मेंटेन करना वो उनपे थोड़ा इस हैंडल से ज्यादा उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें सिर्फ इसी को हैंडल करना, उसको हैंडल करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका नाम उस लिस्ट में आएगा तब वो अपने आप हैंडल हो जाएंगे, वो खुद आएंगे आपके पास कि तुमने बहुत अच्छा किया, ये कहने के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन के बारे में जो है मैंने आपको पहले ही संक्षिप्त जो परिचय वो दे चुका था। ज्यादा जानकारी आप अगर चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो एक अभिन्न अंग था और जिसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य की बात की जाए तो ब्रिटिश शासन के समय अधीन जो रियासतें थी, उत्तरदायी सरकार की स्थापना जो है वो करना आवश्यक था। तो ये उसकी इसमें हम जो है दस्तावेज, प्रजामंडल आंदोलन की पृष्ठभूमि, उद्देश्यों, नेताओं, कार्यप्रणाली, इन सब के बारे में जो है चर्चा करेंगे। चलिए अगली क्लास की ओर चलते हैं। प्रजामंडल आंदोलन की पृष्ठभूमि और आवश्यकता। जैसा कि हमने कल इसी टॉपिक पे बात की थी कि इन प्रजामंडलों जो प्रजामंडल आंदोलन थे उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, किस हेतु पड़ी, इसका हमारे लाइफ, इनकी लाइफ में जो है क्या था, वो सारी डिटेल हम आपको यहाँ पर बताएंगे। जब ब्रिटिश भारत के समय अधिकांश हिस्सों में, भारत के अधिकांश हिस्सों में जो है जन चेतना शुरू हो चुकी थी, जन चेतना का जो है उदय हो गया था। जन चेतना से तात्पर्य है कि जो प्रजा है वो जागरूक हो चुकी थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जो है उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच राजस्थान में जो है अभी भी इस चेतना की जो है कमी थी, ऐसी कोई चेतना की जागृति नहीं हुई थी। इसी को आगे देखते हुए जो राजस्थान की जनता थी उन्होंने और यहाँ पर जो सामंती शासन था उसको समाप्त करने हेतु प्रजामंडल आंदोलन की जो है शुरुआत की और इन्हीं से यहीं से जो है इनकी जो चेतना थी वो शुरू हुई। तो आगे बात करते हैं। तो इसके जो महत्वपूर्ण कारण थे कि भाई आवश्यकता क्यों थी। नंबर एक था निरंकुश शासन। यहाँ पर क्या होता था, रियासती शासकों का जनता पर पूर्ण नियंत्रण था जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी का कोई स्थान नहीं था। क्या होता था, सबसे पहला जो कारण था इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी प्रजामंडल आंदोलन की, वो था निरंकुश शासन। यानी कि राजाओं या सामंतों का जो शासन था वो एकदम से निरंकुश था, मतलब इन पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था। ये जैसे चाहे कर ले सकते थे, जैसे चाहे जो है इन पर अपने जो दंड दे सकते थे, जैसे चाहे इनसे काम करवा सकते थे। अगर ये चाहे तो इनको कोई मुआवजा भी नहीं मिलता था, इनकी जमीन जो है वो जब्त कर लेते, जबरन कर ले लेते। तो ये सारी कुल मिला के ये जो था एकदम हिटलर टाइप अपने जो थे वो थे और ये आम जनता पर जो है जो अपना अधिकार सौंपने की कोशिश कर रहे थे।
और आम जनता को मानना भी पड़ता था। चलिए, दूसरा जो कारण था वो था आर्थिक शोषण। इनका जो है एक आर्थिक शोषण किया जाता था। आर्थिक शोषण से तात्पर्य है किसानों और आम जनता पर भारी कर लगाए जाने, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। आपको पता है, आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति अगर कितना भी शक्तिशाली है, ज्ञान उसमें कितना भी है, वो एकदम हष्ट पुष्ट हर एक चीज से व्यवस्थित है, लेकिन अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो जो आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति है वो उस पर जो है अपने अधिकार सौंपना शुरू कर देता है। तो उस समय जो दूसरी महत्वपूर्ण जो आवश्यकता थी इस आंदोलन की, वो थी आर्थिक जो ये शोषण करते थे उसके हिसाब से। यानी कि जो जनता कुछ अपनी पेट को पालने के लिए या यूं कहें कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करके कुछ कमाते थे, उन पर इन राजाओं, इन सामंतों का जो है बहुत से कर लगा दिए जाते थे, जिनके कारण इनके पास कुछ भी नहीं बचता था और ये जो है आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते थे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जिसकी आवश्यकता के कारण ये आंदोलन शुरू हुआ वो था सामाजिक पिछड़ा वर्ग। यहाँ पर बहुत सी ऐसी कुरीतियां आप जानते ही हैं हमारे राजस्थान में, अभी तो और भी अभी भी है, लेकिन वर्तमान में स्थिति अच्छी है। उस समय स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। सामाजिक कुरीतियां स्थापित थी, जिसमें बाल विवाह हो गया और जातिवाद हो गया। ये जो सारी चीजें थी उस समय भी जो है बहुत ही ज्यादा तेज गति में होती थी। इस कारण भी जो है वहां की जनता परेशान थी और उस हेतु इन्होंने क्या किया कि प्रजामंडल आंदोलन की जो है शुरुआत की। तो सामाजिक पिछड़ापन था तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था। चौथे महत्वपूर्ण कारण की बात की जाए तो वो था राजनीतिक अधिकारों का अभाव। यानी कि जनता को अपने शासकों के खिलाफ आवाज उठाने या किसी भी प्रकार के सुधारों की मांग करने का कोई अधिकार नहीं था। जब संविधान बना तब हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए। उन अधिकारों को इसलिए संविधान में रखा गया कि आम जनता जो है अपनी भाषा या कहीं पे घूमने फिरने, बोलने, अपने विचारों को रखने, जो और अपने जो शासक होता है उसको चुनने, ये सब अधिकार जो है हमें अपने संविधान के द्वारा अभी वर्तमान में प्राप्त है। लेकिन उस समय जो है आम जनता थी उनको ना तो आवाज उठाने, यानी जो शासक होते थे उनके खिलाफ आवाज उठाने का भी कोई अधिकार नहीं था, और ना ही किसी प्रकार की सुधार की मांग करने का भी कोई उनको अधिकार नहीं था। तो इनके लिए भी जो है इन पर बहुत प्रॉब्लम थी। तो ये कुछ 4 महत्वपूर्ण आवश्यक कारण थे जिसके चलते उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन की जो है शुरुआत हुई। फिर ये जो आप नीचे देख सकते हैं कि इन परिस्थितियों में जनता में धीरे धीरे असंतोष पनपने लगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने भी रियासतों में लोगों को प्रेरित किया और 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना ने रियासतों के लोगों को एक मंच प्रदान किया जिसने प्रजामंडल आंदोलन की नींव रखी। तो ये महत्वपूर्ण बात है, तो आप इस पर भी ध्यान दें। आगे बात करते हैं हम। तो अब प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन का उदय और उनकी स्थापना कैसे हुई। चलिए, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत 1930 के दशक में हुई थी एवं जब विभिन्न रियासतों में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संगठन बनने लगे, इन संगठनों का मुख्य जो उद्देश्य था वो रियासती शासन में सुधार और उत्तरदायी शासन की जो स्थापना करना था। यानी कि जो इन आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान में हो रही सारे जो राजाओं द्वारा, सामंतों द्वारा जो कार्य किए जाते थे उनके विरोध में और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो है इन संगठनों की स्थापना की गई, जो कि महत्वपूर्ण साबित हुए और जिन्होंने जो है इनके अधिकारों को इनको दिलाने का पूर्ण जो है पूर्ण भागीदारी निभाई। तो इनमें सबसे पहले बात की जाए तो कल हमने बात की थी जयपुर प्रजामंडल की। तो सबसे पहले जो है जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो था जयपुर प्रजामंडल। स्थापना 1931 में हुई और इसका पुनर्गठन जो है 1938 में हुआ, ये मैंने आपको कल बताया था। इसके प्रमुख नेता की बात की जाए तो प्रमुख नेता जमनालाल बजाज एवं हीरालाल शास्त्री जी थे। चलिए आगे बात करें मारवाड़ प्रजामंडल। तो इसके बाद 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की अलग अलग रियासतों में जो ये चेंजेस आए, लोगों को देखा जैसे जैसे, तो उस प्रकार संगठन बनने शुरू हो गए और ये संगठन आगे चलकर इन्होंने जो एक बड़ा रूप लिया और इनको इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, इनके अधिकार इन्हें प्राप्त हुए। 1934 में इसकी स्थापना हुई। इसके जो नेता थे वो थे जय नारायण व्यास। आगे बात करें मेवाड़ प्रजामंडल की, इसकी स्थापना 1938 में एवं इसके प्रमुख नेता माणिकलाल वर्मा जी थे। बीकानेर प्रजामंडल की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना 1936 में हुई और इसके जो प्रमुख नेता थे वो मगाराम वैद्यम
रघुवर दयाल गोयल जी थे। आगे बात करें भरतपुर प्रजामंडल की, इसकी स्थापना 1938 में, और गोपीलाल यादव एवं मास्टर आदित्येंद्र जो थे इनके प्रमुख नेता थे। एवं कोटा प्रजामंडल की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1939 में, और इसके प्रमुख नेता जो थे वो नैनूलाल शर्मा और अबीन हरि थे। अब बात करते हैं आगे। तो ये जो संगठन तैयार हुए, ये संगठन इस हेतु तैयार हुए थे ताकि एक व्यक्ति आवाज नहीं उठा सकता, और अगर सब व्यक्ति एक साथ आवाज उठाने की कोशिश करे तो उन सब व्यक्तियों को एक साथ लेकर चलना, किस प्रकार के विचार सामने रखने, वो सब बताने के लिए एक नेता की आवश्यकता होती थी। तो सबसे पहले जो है संगठन बनाएंगे। उन संगठनों को बनाने के बाद उनमें जो सबसे प्रमुख जो नेता थे, जो प्रत्येक दृष्टि से शिक्षा हो या बोलना हो या अपने विचारों को रखना हो, इस तरह से जो व्यापक एवं जो जानकारी रखते थे उनको उनका जो प्रमुख नेता लीडर बनाया गया। तो ये प्रमुख नेता थे, ये प्रमुख प्रजामंडल थे। आपको डिटेल्स यहाँ पर पूरी क्लियर दिख रही होगी। तो आप जो ये पूरी सारणी जो यहाँ पर पीपीटी बताई जा रही है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से नोट नहीं उतार पा रहे हैं तो वहां से आप लेके इनको उतार सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो जब सारी चीजें हुई, आंदोलन हुए, संगठन बन गए, आवश्यकता क्यों थी ये हो गया, हमें आवश्यकता क्यों आंदोलन की वो आपको पता चल गया। उसके बाद हमने जो है उन आंदोलनों आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संगठन का निर्माण किया, ताकि जो जनता अपने आंदोलन वो जो उद्देश्य है या जो कुछ वो पाना चाहती है उनको मांगने के लिए जा रही है, तो उनको पाने के लिए वो क्या करेंगी, तो उसके लिए जो है संगठनों का निर्माण हुआ। अब हम क्या करेंगे कि उनके उद्देश्य क्या है, इन संगठनों के द्वारा वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जो था वो था रियासती जनता की आकांक्षाओं को दर्शाते थे। इन उद्देश्यों ने आंदोलनों को एक स्पष्ट दिशा प्रदान की और विभिन्न रियासतों में लोगों को एकजुट किया। ये जो उद्देश्य थे, इन्होंने क्या किया कि आम जनता को जो है व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ दिया, और अब जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को पाने के लिए जो है आवाज उठाने लगा। अब इनकी प्रमुख मांगे क्या थी, उद्देश्य क्या थे, देख लेते हैं एक बार। आ जाइए। उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, यानी कि सबसे पहला महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण था, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था वो ये था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। यानी कि रियासतों में ब्रिटिश एजेंटों और निरंकुश शासकों के बजाय जनता द्वारा चुनी गई उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, जैसा कि वर्तमान में हम करते हैं, वोट देते हैं और अपना जो प्रतिनिधि है उसको हम चुनते हैं, जो व्यवस्थापन करता है, देश की बागडोर संभालता है, नियम कानून जनता के लिए क्या उपयोगी है वो सारे जो है काम वो करता है। तो उस समय भी पहली जो महत्वपूर्ण मांग थी वो थी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, यानी कि ब्रिटिश शासकों को छोड़ के, सामंतों को छोड़ के जनता द्वारा उनके प्रतिनिधि को सरकार, उनके प्रतिनिधि की सरकार बनाना जो था इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। चलिए आगे। नागरिक अधिकारों की बहाली, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों की मांग करना। वर्तमान में ये सारे अधिकार हमें हमारा जो संविधान है वो हमें देता है। तो सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को जो है कुछ भी बोलने या कुछ करने की जो स्वतंत्रता प्राप्त हो। दूसरी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। उस समय क्या था, ये जो संगठन बनते थे वो जबरन बनते थे, सरकार इन्हें उनकी कोई अनुमति प्रदान नहीं करती थी। लेकिन तो उनकी दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण मांग थी नागरिक अधिकारों में वो थी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कि इनको भी अपने आवाज उठाने के लिए संगठन बनाने का जो अधिकार प्राप्त हो। तीसरा, शांतिपूर्ण विरोध, यानी कि कुछ मांगना हो, कुछ चाहिए, ऐसे तो पता चलेगा नहीं, उसको पता करने के लिए क्या करना होगा, लोगों के सामने अपनी बात को रखना होगा। तो लोगों के सामने बात रखने के लिए भी उस समय, अब तो स्वतंत्रता उसमें नहीं थी, तो उनकी महत्वपूर्ण ये भी बात थी कि हमें विरोध करने का भी अधिकार प्राप्त हो, और ये जो थे कोई मौलिक अधिकार उन्होंने उनकी मांग रखी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण वो थी सामाजिक और आर्थिक सुधार, यानी कि ये जो चाहते थे उस समय जिस प्रकार की बहाली थी, ये सारी चीजें तो वो चाहिए, उनके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक जो सुधार थे, अनावश्यक कर ले लेना, शिक्षा प्रदान नहीं करना, इन सबको प्राप्त करने के लिए जो है इनकी ये भी एक महत्वपूर्ण मांग थी। जैसे जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन, किसानों पर करों की कमी, शिक्षा का प्रसार और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों का अंत। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था,
नंबर 1 जागीरदार प्रथा। जागीरदार जो थे वो इन पर अपना जो है अधिकार चलाते थे, कर ले लेते थे, इनसे काम करवा लेते थे, बेगारी करवा लेते थे, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसानों पर करों में कमी, टैक्स आज भी लिए जाते हैं, ज्यादा है कम है, ये सारी चीज जो है वो यहाँ उस समय क्या होता था कि किसानों पर जो कर नहीं होते हुए भी, आमदनी नहीं होते हुए भी उनको फिक्स कर दिया जाता था, फसल खराब हो कुछ भी हो कि भी रुपया भरना ही पड़ी, तो वो चीज थी। तो पैसे भरने के लिए जो है इनको, कर भरने के लिए जो इनको प्रताड़ित किया जाता था, तो वो ये चाहते थे कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, शिक्षा का प्रसार हो। राजा जो थे वो तो पढ़ते थे, या राजा के जो संरक्षक है, रिश्तेदार है, वो सब शिक्षा का उनको अधिकार था, लेकिन आम जनता थी उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। वो ना तो पढ़ सकते थे, ना ही कुछ और कर सकते थे। बस उनको तो आदमी का जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, काम में लगा दिया, बेगारी करो हमारे अनुसार। तो ये चीज वो चाहते थे कि ये चीज ना हो, शिक्षा का जो है प्रसार हो। अस्पृश्यता मतलब कि जातिवाद, छुआछूत, ये जैसे बाल विवाह, इन कुरीतियों को वो समाप्त करना चाहते थे। तो सामाजिक और आर्थिक सुधार के अंतर्गत वो ये सब उनकी मांगे थी। और आगे बात करें भारत संघ में विलय, तो आजादी के बाद रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करना ताकि वे स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन सके। रियासत जो थी, पहले आपको जैसे मैंने एकीकरण वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, अपना जो भारत था स्वतंत्रता से पहले राजस्थान जो था रियासतों में विभाजित था, 19 रियासतों 3 ठिकानों में, तो उन सबका जो है भारतीय संघ में जो है विलय करना था, ताकि जो है स्वतंत्र भारत का वो जो है जो ये रियासत है वो हिस्सा बन सके। चलिए, तो ये इनकी जो महत्वपूर्ण मांगे थी, जिन जो वो अपनी इस अधिकार या आंदोलन के द्वारा जो है सरकार से मनवाना चाहते हैं। चलिए आगे बात करें प्रमुख नेता और उनका योगदान। चलिए, पहले हमने बात की थी कौन से नेता थे, अब हम बात करेंगे कि उनके प्रमुख जो योगदान क्या क्या थे। तो सबसे पहले तो बता दूं, तो हमने पहले बात की थी हीरालाल शास्त्री, जयपुर से थे। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापकों में एक इन्होंने सीधा रास्ता नामक समझौते के माध्यम से प्रजामंडल को मान्यता दिलवाई। शास्त्री जी ने शिक्षा और सामाजिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। ध्यान रखना है कि यहां लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सीधा रास्ता, हीरालाल शास्त्री जी ने जो है संस्थापकों में, जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे, हमने पहले ही पढ़ लिया, उसमें इन्होंने जो है एक समझौते के माध्यम से प्रजामंडल को मान्यता दिलवाई। इनका जो ये जयपुर प्रजामंडल था, इसको मान्यता जो एक समझौते के द्वारा दिलवाई थी, और उस समझौते को जो है सीधा रास्ता नाम दिया गया। तो यह समझौता किसके द्वारा किया गया था, कौन थे, और इसके द्वारा कौन से प्रजामंडल को मान्यता प्राप्त हुई थी, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने। इसके अलावा शास्त्री जी ने शिक्षा और सामाजिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। शास्त्री जी चाहते थे शिक्षा का प्रसार हो, सामाजिक सुधार हो, कुरीतियां जितनी भी है वो समाप्त हो। चलिए आगे फिर आते हैं जमनालाल बजाज जी, ये भी अपने जयपुर प्रजामंडल से जो है जुड़े हुए हैं, तो ये भी संस्थापक थे। महात्मा गांधी के 5 पुत्र, आपको बताइए जमनालाल बजाज को, जमनालाल जी बजाज जो थे उनको महात्मा गांधी के 5 पुत्र के रूप में माना जाता है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है, और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ रियासती आंदोलन को भी जोड़ने का प्रयास किया कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहे हैं वो तो है ही, उनके साथ अपने जो राजस्थान के जो आंदोलन चल रहे थे उनको भी इनसे जोड़ा जाए। इन पर इन्होंने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया इन प्रजामंडल आंदोलनों में। आगे चलते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की ओर, तो वो थे जयनारायण व्यास जी, इनके प्रमुख नेता, जिन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है, लौह पुरुष। आगे बात करें, इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग योगदान होता है, लेकिन योगदान जो है एक मोटिव के लिए होते हैं। इनका जो मोटिव था वो आपके सामने अभी मैंने बताए थे 4 मोटिव, या इनके अलावा जो भी उनके अधिकार उनमें बताए गए हैं जो उन्हें चाहिए। उनकी मांगों को रखने के लिए सिर्फ आवाज बोलकर बताने से कुछ नहीं होगा, आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, हर चीज का पूर्ण रूप से उनको जो सहयोग मिलना चाहिए। तो ऐसे ही जयनारायण व्यास जी ने जो किताबों के द्वारा जो इनका पूर्ण सहयोग दिया, जैसे इन्होंने किया गया पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था जैसी पुस्तकों को लिखकर शासकों की दमनकारी नीतियों का उजागर किया, कि इन शासकों की दमनकारी नीतियां जो थी, शोषण करना है, कर लेना है, शिक्षा नहीं देना है, इनको बेगारी करवानी है, वो सारी चीजें इन पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, ये सारी इन चीजों ने जो है इनको अपनी किताब में बताया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
कौन सा? एक तो ये पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, ये पुस्तकें अपने जयनारायण व्यास जी की थी। चलिए आगे बात करते हैं। माणिक्यलाल गोकुल भाई भट्ट ऊपर आ जाते हैं। सिरोही, सिरोही प्रजामंडल के अग्रणी नेता माने जाते हैं। भट्ट जी ने जो है सिरोही को गुजरात में मिलाने के लिए गुजरात में मिलाने के जो प्रयास का विरोध किया था और राजस्थान में विलय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान का जो है सिरोही जो क्षेत्र है, इसका सिरोही प्रजामंडल का जो विलय है वो किसमें? अपने गुजरात में जो है होने वाला था। आम लोग जो जनता जिन्होंने एकीकरण किया था, रियासतों का जो एकीकरण हुआ था, उसमें इसे जो गुजरात में मिलाने का जो था, इसका विरोध जो है गोकुल भाई भट्ट ने किया था और वो चाहते थे कि राजस्थान में जो है इसका विलय हो और उनकी जो है इसका विलय राजस्थान में किया गया। आगे चलते हैं। माणिक्यलाल वर्मा जी, यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता। माणिक्यलाल वर्मा जी कौन थे? माणिक्यलाल जी जो थे वो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे। वर्मा जी ने बेगार प्रथा खिलाफ आवाज उठाई और आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम पुस्तक लिखी। ध्यान में रखना है कि भाई जब वहां पर बेकार प्रथा थी उसका घोर विरोध किसने किया? तो वो थे मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा। एवं इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, वो थी मेवाड़ का वर्तमान शासन। याद रखना ये पुस्तकें जो यहाँ पे आ रही है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान से देखें। तो इन्होंने जो है इस पर बेकार प्रथा पर जो है प्रमुख रूप से जोर दिया कि ये समाप्त होनी चाहिए और आदिवासियों के जो अधिकार है उनके लिए उन्हें संघर्ष किया। चलिए आगे चलते हैं। नैनूराम शर्मा कोटा, कोटा और हड़ौती में जन जागृति लाने में शर्मा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने किसानों की समस्या को उठाया और प्रजामंडलों के माध्यम से उन्होंने संगठित किया। किसान जो थे, किसान भाई, प्रॉब्लम्स होती रहती है बहुत सारी, तो उस समय जो किसान थे उनके लिए ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि खेती करते थे वो भी किसकी? उन खेतों पर जिन पर अधिकार सामंतों का, राजाओं का या ब्रिटिश सरकार का होता था। उसके बाद जो उन्हें उस खेती के द्वारा प्राप्त होता था, बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, ज्यादा गर्मी हो तो भी फसल खराब होगी, ज्यादा बारिश हो जाए तो भी फसल खराब होगी, बारिश ना हो तो भी फसल खराब होगी। इन सबको देखते हुए भी ये जो है काम करते थे। उसके बाद जो प्राप्त होता था उनमें से इनको कुछ भी नहीं मिलते, क्योंकि सारा जो कमाया वो टैक्स में चला जाता था और टैक्स नहीं होने पे इनकी फसल को जो है ले जाया जाता था। वो किसके द्वारा? सामंतों द्वारा। तो नैनूराम जी शर्मा जी ने जो है उन्होंने इसका विरोध किया और प्रजामंडल आंदोलन के माध्यम से किसानों को जो है संगठित करने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। अब आंदोलन की कार्य प्रणाली क्या थी और उनको क्या चुनौतियां इसमें मिली, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो कार्य प्रणाली की बात की जाए तो सबसे पहले जनसभाएं और जुलूस, जनसभाएं और जुलूस लोगों को संगठित करने और अपनी मांगों को सामने रखने के लिए सार्वजनिक सभाएं विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। तो उस समय जो नेता थे उन लोगों ने क्या किया? लोगों को संगठित किया और उन्हें अपनी जो मांगे थी उनको राजाओं के सामने जो है विरोध के द्वारा है, विरोध करना है, उनके सामने कैसे रखना है ये बताया और विरोध प्रदर्शन जो है आयोजित किए। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो कार्य प्रणाली थी वो थी सत्याग्रह और असहयोग। ये जो महत्वपूर्ण जो कहें कि शक्ति थी, इनकी महत्वपूर्ण जो हथियार थे असहयोग और सत्याग्रह। तो इन्होंने जो है सत्याग्रह, तो इनके अनुसार भी इन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया अहिंसक प्रतिरोध के रूप में सत्याग्रह और सरकारी कार्यों का असहयोग किया। मतलब कि जितने भी सरकारी, हमारे भारत के भी बहुत से लोग थे, राजस्थान के बहुत से कर्मचारी थे जो सरकारी कार्य भी करते थे, तो उन्होंने क्या किया? उनके खिलाफ जो है असहयोग आंदोलन कर दिया, वो काम करने के लिए मना कर दिया और इस प्रकार उन्होंने जो है ये सामंती शासन और ब्रिटिश सरकार का जो विरोध किया। शैक्षणिक और सामाजिक कार्य किए। प्रजामंडलों ने शिक्षा के प्रसार और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भी काम किया। दूसरी जो कार्य प्रणाली थी वो क्या थी? शैक्षणिक और सामाजिक कार्य। लोगों को जागरूक किया कि आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, शिक्षित होंगे तो आप जो है अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हो, तो शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। दूसरा सामाजिक जो कुरीति है, ये जो हम बाल विवाह करवा देते हैं या कुछ जातिवाद जो हमारे साथ होता है, इसका हमें विरोध करना पड़ेगा, वरना हम फिर पिछड़े रह जाएंगे। फिर पत्रिकाओं और साहित्य का प्रकाशन, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ आवाज उठाने से कुछ नहीं होता है, प्रत्येक कार्य के लिए अपने अधिकारों को रखने के लिए जो है व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उस समय उन्होंने जो है पत्रिका जो निकलती थी उनमें भी वो जो है उनका जो विरोध प्रदर्शन है उनको बताया गया, पुस्तकों में भी बताया गया, कवियों ने कविताओं के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया,
तो इस प्रकार जो है साहित्य प्रकाशन ने भी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये इनकी कार्य प्रणाली के महत्वपूर्ण जो अभिन्न जो अंग थे वो थे। अब हम बात करते हैं चुनौतियों के बारे में। कल ये सारी डिटेल्स हमने टॉपिक्स जो थे वो देख लिए थे, आज हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो चुनौतियां, जब कोई कार्य करने जाते हैं तो बहुत सी चुनौतियां होती है। घर में घरों लड़कों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है, आप बात घराला तो था वे की नहीं कहे, लेकिन बाहर रिश्तेदार अपन वास्ते जो तैयारी कर रही है उन वास्ते का बन जा चुनौती बन जा। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी जो वो चुनौतियां क्या थी, जैसे तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए रिश्तेदार है या बाहर के जो व्यक्ति है वो है, तो उस प्रकार जो है इनके लिए ये कुछ चुनौतियां थी, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दमन और गिरफ्तारी, यानी कि सबसे पहले रियासती शासकों ने आंदोलनकारी को गिरफ्तार किया, उन पर अत्याचार किया और उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए। सॉरी, क्या हुआ कि जब भाषा घर वाली है तो थोड़ा आई एम सॉरी, थोड़ा ध्यान रखेंगे। दमन और गिरफ्तारी, तो ये जो अपना टाइटल था इसमें क्या हुआ कि चुनौती मिली कि रियासती शासकों ने जो है आंदोलनकारियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब उन्होंने विरोध शुरू किया तो उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और उनकी गतिविधियों पर जो प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया कि भाई आप विरोध नहीं करोगे, उन पर रोक लगा दी, आपको ये अधिकार नहीं, ये नहीं करोगे। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती थी सबसे पहले। दूसरी, आंतरिक विभाजन, कुछ प्रजामंडलों में नेतृत्व और विचारधारा को लेकर आंतरिक मतभेद भी उत्पन्न हुए। जब कुछ उन्होंने क्या किया, आंतरिक जो अंदर के घर के अंदर ही जो है लड़ाई करवाना शुरू कर दिया। तो इन संगठनों में जो मतभेद है इसके कारण भी जो है उनका आंतरिक विभाजन शुरू हो गया और ये भी इनके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी। फिर था आर्थिक बाधाएं, आंदोलन को चलाने के लिए धन की कमी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं को अपनी आजीविका छोड़नी पड़ी थी। किसी भी कोई भी व्यक्ति जब विरोध प्रदर्शन करता है तो वो अपने कार्य को छोड़ देता है, क्योंकि कार्य और विरोध प्रदर्शन दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो इनसे क्या हुआ कि धन की कमी हुई, संगठन ऐसे चलते नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। जब लोगों ने कार्य छोड़ दिया, पैसा आना बंद हो गया, तो आर्थिक रूप से भी वो कमजोर हो गए। तो एक चुनौती आर्थिक बाधा भी बनी, आर्थिक रूप से कमजोर होना। फिर तीसरी जो चौथी महत्वपूर्ण थी वो थी ब्रिटिश हस्तक्षेप, यानी ब्रिटिश सरकार अक्सर रियासती शासकों का समर्थन करती थी और आंदोलन को दबाने में उनकी सहायता करती थी। क्यों करती थी? उनको भी पता है कि ये समाप्त होगा तो इससे हमारी भी थोड़ी है जो प्रॉब्लम आएगी, हमारा शासन भी समाप्त होगा धीरे धीरे। तो इन्होंने जो है हस्तक्षेप शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, रियासती जो शासक थे उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इनको जो है बंद करवाने पे, इन आंदोलन को खत्म करने पे जो जोर देना शुरू कर दिया। अब प्रजामंडल आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, चलिए देखते हैं। तो प्रजामंडल आंदोलन ने राजस्थान की रियासतों में राजनीतिक जागृति लाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए, सबसे पहले तो क्या प्रभाव पड़ा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। क्या हुआ, हाथ से हाथ मिल गए। काम को पूरा करने के लिए पहले तो एक व्यक्ति ने कदम बढ़ाया, फिर पीछे से आवाज आई कि हमें भी चलना है, तो उसने हाथ बढ़ाया और उनको लेकर वो भी साथ में शुरू हो गया। तो यही बात थी, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला कैसे, प्रजामंडलों ने रियासतों को शेष भारत के साथ एकीकृत करने की दिशा में काम किया, जिससे देश की एकता और अखंडता मजबूत हुई। लोगों के साथ मिलकर जो कार्य करना शुरू कर दिया। प्रजामंडलों ने क्या किया, रियासतों को शेष भारत के साथ एकीकृत करने की दिशा में काम किया। रियासतों को जो भारत की जो शेष भारत जो था उसके साथ जोड़ने का कार्य किया और इससे जो है मजबूती आई, लोगों से जो है जुड़े, देश में एकता की स्थापना हुई और इससे जो है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। आगे बात करें लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार, इन आंदोलनों ने रियासतों में उत्तरदायी शासन और नागरिक अधिकारों की मांग करके लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि ये आंदोलन जो थे रियासतों में उत्तरदायी शासन और नागरिक अधिकारों की मांग करके लोकतांत्रिक जो प्रजासत्तात्मक शासन वो चाहते थे उसकी स्थापना करने के लिए इनमें जो है ये जो मार्ग जो था उसको प्रशस्त किया, उसको रोका, या यूं कहे कि उन्हें एक रास्ता मिला जिसके द्वारा जो है वो अपनी आंदोलन अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मजबूत बने। तो तीसरा जो कारण था वो था जन भागीदारी में वृद्धि। प्रजामंडलों ने आम जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम एक जन आंदोलन बन सका। एक बात आपको पता है कि एक मूवी थी अभी 12th फेल,
उसमें जब उनका इंटरव्यू होता है तो वो कहते हैं कि आम जनता जब सवाल नहीं उठाएगी और वो डिगरी में लगी रहेगी तो फिर शिक्षा का प्रसार नहीं होगा। तो इसमें क्या था, जन भागीदारी में जो है इनमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इनमें जो हुआ कि प्रजातंत्रों ने जो है आम जनता को राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल किया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम एक जन आंदोलन बन सका। लोग जो है वो लोगों से जुड़े और इस आंदोलन जो एक बड़ा रूप ले लिया। आगे बात करें हम तो रियासती शासकों पर दबाव बना। आंदोलनों ने रियासती शासकों को भारत संघ में विलय और जनता को अधिकार देने पर जो है दबाव बनाया। तीसरा, सामाजिक सुधारों का समर्थन किया, यानी कि सामाजिक जो कुरीतियां जो थी उनको समाप्त करने पे जो इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम तो निष्कर्ष के रूप में आप देख सकते हैं जन जागृति, जनता को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जो जागरूक किया, संगठन, विभिन्न रियासतों की जनता को एकजुट किया और उत्तरदायी सरकार, रियासतों में उत्तरदायी शासन की जो नींव रखी। एकीकरण, राजस्थान के भारत संघ में सफल एकीकरण का जो मार्ग जो था वो प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार अपने जो राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन का जो टॉपिक था वो क्लियर होता है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।